दोस्तों आज के बाद इस चैनल पर कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं होने वाले। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? देखो यार, वैसे भी पूरा साल समाप्त हो ही गया है तो क्या हो गया, तो जो वीडियोस हैं वो अगले साल यानी कि कल से अपलोड होंगे। मजाक कर रहा था। एनीवे स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 31 दिसंबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 31 दिसंबर 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है साइप्रस को। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर्स एंड स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स विच ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को हैंडल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास में जो पावर्स हैं वो कौन से ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में आती हैं, यानी कि कौन से अधिकार क्षेत्र में आती हैं। ऑप्शन ए बोलता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन नंबर बी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन नंबर सी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या फिर ऑप्शन नंबर डी रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो थंबनेल में इतना सोना चांदी लगाया गया है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने ढेर सारा सोना इस बार परचेज़ किया है। रिकॉर्ड तोड़ सोना परचेज़ किया है पिछले 2.5 सालों के अंदर में। तो वही हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सोने को क्यों परचेज़ करती हैं। देखो यहाँ पर आपको पता होगा, ये मैं केवल इंडिया की सेंट्रल बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर की कंट्रीज़ की जितनी भी सेंट्रल बैंक्स होती हैं, जैसे भारत के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे अलग अलग देशों में उनकी खुद की सेंट्रल बैंक्स है। ये लोग ढेर सारा जो सोना है, जो गोल्ड है, उसको परचेज़ करते हैं और परचेज़ करने के बाद में जो उनका फॉरेन रिजर्व होता है ना, उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। आपको पता होगा फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, नहीं पता है तो मैं अभी आपको डिटेल से बता दूंगा। बट हुआ क्या है, देखो यहाँ पे हमें इस बात को समझना होगा। अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में आप देखोगे तो इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा बायर बनकर निकला, यानी कि हमारी जो खासकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक बहुत बड़ी बायर बनी है इस गोल्ड की। तो 2021 का अगर हम डेटा देखें तो 2021 में हम तीसरे नंबर पर थे, यानी हमारी सेंट्रल बैंक, मैंने आपको बोला ना दुनिया भर की सेंट्रल बैंक सोने को परचेज करती हैं, तो 2021 में भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तीसरे नंबर पर था जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड को परचेज़ किया था। उससे पहले साल 2020 में इंडिया नंबर 1 पर था जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड परचेज़ किया था। और अभी 2020 से लेकर 2022 के बीच का जब आप टाइम पीरियड देखते हो तो अगेन यहाँ पर हम टॉप पर आ चुके हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गोल्ड को परचेज़ कर रहे हैं। अब हमने ऐसा क्यों किया? देखो अब जब इतने टाइम पीरियड को आप थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करोगे ना, तो यहाँ पे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब कब सोने को परचेज़ किया है, जब जब सोने के दाम घटे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जब जब गोल्ड के प्राइसेस कम हुए तब तब परचेज़ कर लिया गया, और जब जब यहाँ पर आने वाले समय पे इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो इससे ढेर सारा जो बेनिफिट है वो हमें देखने को भी मिलेगा। ठीक है, आगे मैं आपको इसकी और कहानी बताता हूँ। अगर मैं इस साल की बात करूँ तो मार्च 2022 तक की अगर हम बात करें तो उस समय पर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जितना भी गोल्ड रिजर्व था, यानी कि सोने का जितना भी भंडार रखा है, वो लगभग 760.42 मेट्रिक टन के आसपास था। लेकिन सितंबर 2022 यानी कि मार्च से सितंबर 2022 तक आप देखोगे तो वो जो गोल्ड का रिजर्व है वो बढ़कर 785.35 मेट्रिक टन के आसपास पहुंच जाता है, यानी कि एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यानी ढेर सारा सोना हम लोगों ने इस टाइम पीरियड के अंदर परचेज किया है। लगभग कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो लगभग 7.01% से बढ़कर ये 7.86% तक हो गया है भारत का टोटल फॉरेक्स रिजर्व।
तो ये बेसिकली इस साल के कारनामे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये फॉरेक्स रिजर्व है क्या, पहले ये तो बताओ। चलो मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत सिंपल से शब्दों में। यूपीएससी ने इसको लेकर पहले सवाल भी पूछा हुआ है, आपको याद होगा मैंने परसों ही डिस्कस किया था। परसों ही मैंने आपको जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस पढ़ाया था ना, तभी मैंने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था फॉरेक्स रिजर्व वाला। जब हम बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की, तो हर एक देश के पास में अपना फॉरेक्स रिजर्व होता है, कुछ पैसा मेंटेन करके रखना पड़ता है अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। तो हमारे देश के पास में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जब आप उसको देखोगे तो उसमें टोटल 4 चीज़ें आती हैं। 4 चीज़ों से मिलकर वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना हुआ है। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 सबसे पहले तो आता है फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब है जो विदेशी मुद्रा है। इसमें हम लोग कई सारा जो डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, ये सारी जो बाहर की करेंसीज हैं उसको अपने पास में रखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है गोल्ड यानी कि सोना, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और चौथे नंबर पर आता है इनकी जो रिजर्व पोजीशन होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर में वो। तो इन 4 चीज़ों से मिलकर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बनता है। आपसे यूपीएससी के अंदर सवाल यही पूछा गया था, नीचे ऑप्शन के अंदर ये जो चीज़ें वो मेंशन कर दी गई थी और पूछा गया कि किन किन चीज़ों से मिलकर फॉरेक्स रिजर्व बनता है। तो ये 4 चीज़ें आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो गोल्ड भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। बहुत सारा गोल्ड अपने पास में रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम दुनिया भर की जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उससे लड़ पाएँ। तो करंट टाइम पर यानी दिसंबर के महीने की बात करूं, अभी हम दिसंबर के महीने में, साल का अंत है वैसे, आज आखिरी ही दिन है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास में टोटल कितना फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व देखने को मिलेगा, तो वो बेसिकली है $563 बिलियन का। तो $563 बिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है अभी के समय पर हमारे पास में ये रखा हुआ है, जिसमें से $40 बिलियन का केवल और केवल गोल्ड है, हमारे पास में सोना है। तो लगभग यहाँ पे आप देखोगे जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने अभी के समय पर रखा है उसका 7%, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने गोल्ड को रख रखा है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतने हमने पिछले 2-2.5 सालों में इतना सारा सोना परचेज़ किया, और इवन यहाँ पर ये जो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है ना, वो हमें यहाँ पर एक चीज़ और दिखाती है कि साल 2015 से अगर आप लोग देखते हो, साल 2015 से दुनिया के कौन कौन से सेंट्रल बैंक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सोने को परचेज़ किया है, तो उसमें आ जाता है रशिया। रशिया टॉप पर है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड को परचेज़ किया है। उसके बाद चाइना है, देन उसके बाद में यहाँ पर इंडिया भी आ जाता है, देन उसके बाद में टर्की, देन उसके बाद कजाकिस्तान, पोलैंड, ये बाकी देश आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये 2015 से बात कर रहा हूँ। तो इन 7 सालों के अंदर भी भारत तीसरे नंबर पर आ जाता है जिसने सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो परचेज़ किया है। नाउ अब आप इतनी देर से एक क्वेश्चन जो है ना वो सोच रहे होंगे। क्वेश्चन ये होगा कि जब इतना सारा सोना परचेज़ किया तो उसके पीछे का कारण क्या है? आखिरकार यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इतना सारा सोना क्यों परचेज़ कर रहा है? अब यहाँ पर इस कहानी को समझते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आने वाले समय में जो इंडिया है वो कई सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करने वाला है। यानी 2023 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोग फेस करने वाले हैं, यानी इकोनॉमिक डिक्लाइन आप कह सकते हो, वो चीज़ हम फेस करने वाले हैं। क्यों? यहाँ पे होता यह है कि जो हमारा गोल्ड है ना, गोल्ड की वैल्यू बरकरार रहती है। हमने पिछले कुछ समय पे भी ये देखा है कि कोविड के समय में देखा, कोविड के बाद का टाइम पीरियड देखा, उन सभी टाइम पीरियड्स के अंदर एक चीज़ कॉमन ये थी कि भले ही कितनी महंगाई बढ़े, भले ही कितने हालात ख़राब हो रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड की वैल्यू है वो अपने आप में मेंटेन थी। तो हमने बीच बीच में गोल्ड की जब जब इकोनॉमी नॉर्मल होती हुई नजर आई है ना, जब जब कोविड पहले तो आया, जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहे थे, तब गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि कोविड बिल्कुल ठीक हो गया, उसका लॉकडाउन वगैरह खत्म हो गया, देन उसके बाद यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल होने लगी, तो गोल्ड के दाम अपने आप यहाँ पर डाउन आ रहे थे, नॉर्मल लेवल पर मेंटेन हो रहे थे। अब होता यहाँ पर यह है कि जब जब दाम घटे तब तब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ढेर सारा जो गोल्ड है वो परचेज कर लिया है, ताकि हम आने वाले समय पर प्रॉब्लम से टैकल कर सके। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर में फॉरेन करेंसी भी है। फॉरेन करेंसी जैसे यूरो, पाउंड, येन, ये सारी करेंसी भी हमारे पास में है। तो आने वाले समय में अगर इन करेंसी के अंदर कोई डिक्लाइन आता है, इन करेंसी को कोई अगर प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, इन करेंसी को बेसिकली यहाँ पर अगर डिप्रेसिएशन फेस करने को मिलता है, तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व वीक ना हो, क्योंकि हम लोग ढेर सारा करेंसी भी रखे हुए हैं। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पर इनके दाम कम हो जाएंगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व का जो दाम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि यही करेंसी हमने होल्ड करके रखी है। तो इस वजह से जो गोल्ड है वो हम लोग ढेर सारा परचेज कर रहे हैं, ताकि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो बेसिकली वो यहाँ पर बिल्कुल भी हिट ना हो, ठीक है ना, वो फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट ना पड़े। भले यहाँ पर जितनी भी करेंसी इंटरनेशनल लेवल पर जो हमने होल्ड करके रखी हैं, अगर उनके दाम कम भी होते हैं, वो अगर करेंसी डेप्रिशिएट भी होती हैं, तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। इस वजह से हम लोगों ने बहुत सारा जो गोल्ड है वो भी इम्पोर्ट करके रख लिया है। आई होप आपको यहाँ पर ये बात जो है अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो ये जो रिपोर्ट जो है लगातार पब्लिश हो रही है, इसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी ज़रूरी थी। तो ये बेसिकली हमारा जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। फ्रंट पेज पर देखोगे तो यहाँ पर अगेन दो आर्टिकल नजर आएंगे, ये दोनों भी हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आर्टिकल देखो, कल भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दिया था, है ना, आज भी यहाँ पर ये न्यूज़ में आ चुका है। हुआ क्या है कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर में जो भी लोग पैसा लगाते हैं, जो भी पैसा यहाँ पे लोग डालते हैं, ऑब्वियस ही बात है अगर लोगों को पैसा बचाना है तो उसके लिए स्कीम्स को चलाया गया है। नाम से ही पता चल रहा है सेविंग स्कीम, तो आपको पैसा बचाना है तो आप इन स्कीम्स के अंदर पैसा डाल सकते हो। अब पैसा डालने के बाद में होता क्या है, कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, आपको इसके ऊपर ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर प्रॉब्लम ये आई है, पिछले लंबे समय से इसके अंदर ब्याज में कोई बढ़ोतरी देखने को मिली नहीं है, यानी कि ब्याज पिछले कुछ समय से बढ़ाया नहीं गया था। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर इस ब्याज को बढ़ाने के ऊपर चर्चा की गई है, इवन यहाँ पर बढ़ा भी दिया गया है, तो ब्याज बढ़ गया है। इसी वजह से यहाँ पर ये स्मॉल सेविंग स्कीम न्यूज़ में आई हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल में भी वही कहानी है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, इन्होंने कल के दिन क्या किया, इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर में देखो इस प्रकार की 12 स्कीम्स हैं। इन 12 स्कीम्स में से 8 स्कीम के अंदर में जो इसका ब्याज स्तर है, जो इंटरेस्ट रेट है, उसको इंक्रीज कर दिया है। कितना इंक्रीज किया है? 20 से लेकर 110 बेसिस पॉइंट्स तक। मैं आपको समझाऊंगा आगे इसका मतलब क्या है। तो जनवरी से लेकर मार्च, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने का जो ये क्वार्टर है 2023 का, इस टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट है, ये जो ब्याज है, इसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। ठीक है ना, तो ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी आप देखोगे, मैंने आपको बताया कि इस स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर में 12 स्कीम्स हैं, जिसमें से 8 स्कीम के ऊपर, यानी 8 स्कीम को लेकर जो ब्याज है वो बढ़ा दिया गया है। इसमें जो प्रोविडेंट फंड है, खासकर पॉपुलर प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा है। ये पहले भी 7.1% था, अभी भी यहाँ पर ये 7.1% है। उसके अलावा सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम को देखोगे तो यहाँ पर भी 7.6% का पहले इंटरेस्ट मिल रहा था अप्रैल 2020 में, वही सेम इंटरेस्ट अभी भी है। देन उसके बाद में जो किसान विकास पत्रा, यह भी एक स्कीम है, स्मॉल सेविंग स्कीम देखने को मिलेगी। देन उसके बाद में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी इसी के अंदर में आता है। इन दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज किया गया है 20 बेसिस पॉइंट से, यानी कि 0.2% से। तो 7% था पहले इंटरेस्ट रेट, तो उसको 7.2 कर दिया गया है। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला, बाकी यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप देखोगे तो ये कुछ स्कीम्स आपको नजर आएंगी इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर में। यहाँ पर जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, यहाँ पर इस समय 7.6% का एग्जिस्टिंग रेट था, यानी कि ब्याज इतना मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर इसको बढ़ाकर नया रेट ये आ चुका है। देन उसके बाद में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर ये नया रेट 7 आ चुका है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज नहीं हुआ, सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो किसान विकास पत्रा है, देन उसके बाद में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ है। 7% से 7.2% यहाँ पर कर दिया गया है इसके अंदर जो ब्याज है। ठीक है, हालांकि जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, कुछ के ऊपर बढ़ाए गए, लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, जिसको देखते हुए जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना यह है कि जो भी आपने इंक्रीमेंट किया है ना, ये बहुत कम है। हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, बोला ये जा रहा है, एक एक्सपेक्टेशन ये था कि सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर भी जो ब्याज है वो बढ़ेगा, 7.6% से बढ़कर ये 8.22% के पास जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ जैसा यहाँ पर सोचा था। बेसिकली ऐसा यहाँ पे इस आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये पूरी कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं कि इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ये तो आपने करंट इशू पढ़ लिया, यहाँ कुछ स्कीम्स है जिसके ऊपर ब्याज बढ़ाया गया है। कभी आपने देखा है पिछले अगर 20 साल के पेपर भी उठाए हुए हों, वहाँ पे ये पूछा गया कि हाँ कितना % बढ़ाया गया, कौन सी स्कीम में बढ़ाया गया, ऐसा कभी भी सवाल नहीं आएगा। सवाल यह है कि स्मॉल सेविंग स्कीम क्या है ना, कौन हैंडल करता है, कौन ब्याज रेट यहाँ पर आप कह सकते हो कि रेगुलेट करता है, ये सारी चीज़ें आपने पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, यानी कि अब इस करंट इशू को हम थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन से लिंक करेंगे। अब स्टैटिक पोर्शन को कवर करने का समय है, क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में, तो ये बेसिकली कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जहाँ पर जो डिपॉजिटर्स हैं, यानी कि जिनको भी पैसा जमा करना है, वो यहाँ पर पैसा जमा कर सकते हैं, अपने पैसे को बचा सकते हैं, और प्लस यहाँ पर इसके ऊपर ब्याज भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली इस स्मॉल सेविंग स्कीम को लाने का कॉन्सेप्ट मतलब क्या था, इसके पीछे का रीज़न क्या था, ये हमें समझना होगा। हमारी केंद्र सरकार को पैसे की अगर ज़रूरत है, मान लो हमारी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, अब पैसे की ज़रूरत है तो उनको उधार लेना पड़ेगा। अब उधार लेने की बजाय कोई स्कीम स्टार्ट कर दी इन्होंने, स्मॉल सेविंग स्कीम स्टार्ट कर दी। अब स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत होगा कि ढेर सारा पैसा कलेक्ट कर लेंगे लोगों से, उसके ऊपर ब्याज यहाँ पर देने की बात करेंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे रहेंगी।
तो इससे क्या होगा, जब ये स्कीम स्टार्ट होगी, लोग यहाँ पर इसके अंदर डिपॉजिट करेंगे तो काफ़ी सारा पैसा सरकार के पास में इकट्ठा हो जाएगा। तो सरकार के लिए यहाँ पर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ पर ये बन जाएगा, सरकार की कमाई का यहाँ पे फाइनेंस बन जाएगा। हालांकि यहाँ पर वो पैसा जब इनको चाहिए वो निकाल भी सकेंगे लोग, है ना, उसके बाद ब्याज भी दिया जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन बेसिकली एक सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है बन जाएगा सरकार के लिए। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको यहाँ पर गवर्नमेंट टैकल कर पाएगी, उनके पास में थोड़ा पैसा रखा हुआ होगा। ऐसे यहाँ पर कोविड-19 के समय पर भी देखने को मिलेगा। कोविड-19 के बाद स्पेशली आप देखोगे सरकार का डेफिसिट बढ़ने लगा, यानी कि हमें घाटा बहुत ज़्यादा होने लगा। तो उस समय पर ज़रूरत थी ढेर सारी बोरोइंग्स की, ढेर सारा पैसा यहाँ पर अलग अलग जगह से उठाया जाए। तो उसके लिए स्कीम बेस्ट है। स्कीम को स्टार्ट किया, लोगों को पैसा बचाना था, लोगों ने पैसा डाला स्कीम में, सरकार ने उस पैसे का यूज़ कर लिया। तो जो भी यहाँ पर इस स्कीम के अंदर में पैसा इकट्ठा होता है ना, उसको यहाँ पे डाल दिया जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स के अंदर में, ठीक है ना। और सरकार यहाँ पर उसका इस्तेमाल भी कर सकती है अपने एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरह, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब जब हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करते हैं तो इसमें मैंने बताया कि अलग अलग 12 स्कीम्स हैं और इनको अलग अलग 3 पर्टिकुलर हेडिंग्स में कवर किया गया है। जैसे एक होता है पोस्टल डिपॉजिट, एक होता है सेविंग सर्टिफिकेट्स और एक होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। पोस्टल डिपॉजिट में आप देखोगे कंप्राइजिंग, इसमें क्या क्या है, सेविंग अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, डिपॉजिट ऑफ वेरिंग मैच्योरिटीज़, मंथली इनकम स्कीम हो गई। इसके अंदर नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, जिसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में सुकन्या समृद्धि स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सब अलग अलग स्कीम्स जो है ना, ये सब की सब कौन सी स्कीम है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो ब्याज मिलता है, जो सरकार ब्याज दे रही है ना, उस ब्याज को कौन डिटरमाइन करता है, कौन यहाँ पर डिसाइड करता है उन चीज़ों को। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना, जो भी इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर ब्याज मिलता है ना, इनको हर क्वार्टर के बेसिस पर रीसेट करना पड़ता है, हर क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। तो वो बेसिकली सरकार के ऊपर है, वो बदलाव करती या नहीं करती है। क्वार्टर मतलब हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, आपको पता होगा। तो हर 3 महीने के अंदर इसको देखा जाता है कि भैया बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर सरकार अपने आप से डिसाइड कर लेती है, ठीक है। अब करता कौन है ये सारा काम, ये काम करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में ये सारी चीज़ें हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई बात, ये था हमारा पर्टिकुलर पूरा का पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और देखो यार, जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरे वीडियोज़ के अंदर में, उन क्वेश्चंस का आंसर दिया करो। जैसे स्टार्टिंग में आपसे साइप्रस आज मैप में देखने को बोला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यहाँ पर एक एग्रीमेंट की वजह से वो न्यूज़ में है, ठीक है ना। तो साइप्रस को अच्छे से मैप में देखना, साथ ही साथ में प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया उसको अटेम्प्ट करना। बाकी ये जो साल है समाप्त हो ही गया है, साल का बिल्कुल आखिरी दिन है। देखना भाई मैंने साल में क्या क्या किया है, कितना यहाँ पे मैं प्रोडक्टिव रहा, है ना। इन चीज़ों को एनालाइज़ करना, कहाँ कहाँ पर मेरे से गलतियाँ हुई हैं, मुझे क्या क्या आगे नहीं दोहरानी है। तो 2023 के लिए रिजोल्यूशन प्लान तैयार होगा, काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर तैयार होगा कि हाँ 2023 में मुझे क्या क्या करना है, ठीक है ना। जो कि अच्छी बात है, एक प्लानिंग करनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाती हैं। क्योंकि बिना प्लानिंग के पता नहीं चलता यहाँ पर कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा मोटिवेशन किसी काम का होता नहीं है। कहोगे क्यों नहीं काम का होता है, देखो मोटिवेशन थोड़ी देर का है, एट द लास्ट आपको खुद ही अपने आप को डिसिप्लिन वे में लेकर चलना पड़ेगा, है ना। मोटिवेशन ज़्यादा समय तक रहता नहीं है। आपने मोटिवेशन ले लिया ज़रा सा, है ना, भले यहाँ पर वीडियोस के अंदर मैं कितना ही बोल दूँ 5 मिनट, उसमें 5 मिनट खींच दूँ मोटिवेशन को लेकर, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा अपने वे के अंदर में। अपने रास्ते में डिसिप्लिन हो गए तो मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि हाँ मुझे रोज़ाना ये काम करना है तो करना है, इसके बिना यार मेरा चलने वाला ही नहीं है। मुझे रोज़ पढ़ाई करनी है, मुझे यहाँ पर 6-7 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके अलावा मेरा कुछ चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें अपने अंदर ही होती है। अपने आप को डिसिप्लिन वे में लेकर चलोगे तो मोटिवेशन की कोई इतनी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ठीक है। चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारा जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात यहाँ पर की जा रही है कोर सेक्टर्स के बारे में। तो आपको पता होगा हमारे पास में टोटल 8 कोर सेक्टर्स हैं। तो वो 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वो जो कोर सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, इनमें जो रिकवरी है ना, या फिर आप कह सकते हो इन 8 कोर सेक्टर्स की जो ग्रोथ है वो नवंबर के महीने में 5.4% के आसपास देखने को मिली है। अब आप कहोगे नवंबर का डेटा अब आया है, हाँ। तो ये जो कोर सेक्टर का डेटा होता है ना कि हमारी 8 इंडस्ट्रीज़ का डेटा कैसा है, हमारी 8 इंडस्ट्रीज़ ने कितना प्रोडक्शन किया है, उसका डेटा अगले महीने के लास्ट में आता है। जैसे नवंबर का डेटा अभी दिसंबर के लास्ट में आया है, इस दिसंबर का डेटा अगले साल जनवरी के लास्ट में आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कोर सेक्टर का डेटा रिलीज़ होता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आप देखोगे
ये बोला गया पिछले कुछ समय पर ये इंडस्ट्रीज बुरी तरह से हिट कर रही थी, बट अभी के समय पर धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट करी है। नवंबर में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है, अक्टूबर में भी हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली थी। उससे पहले कोविड की वजह से ये आठों के आठ सेक्टर्स बुरी तरह से हमारे हिट थे। थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा था, बाकी आठों सेक्टर बुरी तरह से हिट हुए थे, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब कितने कितने परसेंट से कौन कौन से सेक्टर्स ग्रो करे हैं, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा ये टोटल 8 सेक्टर्स कौन कौन से हैं जिसको हम कोर सेक्टर्स बोलते हैं। और ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको ये नाम ध्यान में रखना है, आठों के आठ। ये 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, इन इंडस्ट्रीज़ ने कितना प्रोडक्शन किया है, कोयले में कितना प्रोडक्शन हुआ, कच्चे तेल का कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी ग्रोथ हुई है, वो इसके प्रोडक्शन के ऊपर मैटर करेगी, ठीक है ना। ऐसी रिफाइनरी, तो रिफाइनरी का जो वेटेज आप देखोगे सबसे ज़्यादा है, रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसका हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर होता भी है, आप देख पाओगे रिफाइनरी सेक्टर से, ठीक है ना। वेटेज किसका है? रिफाइनरी का 28% के आसपास। बाकी का आप देखोगे वेटेज कोल का 10%, क्रूड का 8.9%, इलेक्ट्रिसिटी का 19%, इनका वेटेज कम है। तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री आपको यहाँ पे रिफाइनरी इंडस्ट्री देखने को मिल जाती है इन सभी की सभी 8 इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर नवंबर के महीने में ये जो कोर सेक्टर की ग्रोथ है लगभग 3.42% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो इस बार की ग्रोथ थोड़ी सी हुई है, नहीं तो पिछले कुछ सालों में आप देखोगे जनवरी 2021 के बाद में, कोविड के बाद में हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आप देखोगे कोर सेक्टर्स ग्रो करना बंद कर दिए थे। फिर नवंबर 2021 से जब ये वाला कंपैरिजन करोगे तो अब की बार थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले साल नवंबर 21 में 3.2% का ग्रोथ हुआ था इन कोर सेक्टर के अंदर में, और अब की बार यहाँ पर 2022 में इन कोर सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो 5.4% का है। अभी मैंने जो 3.2% बोला था ना, वो 2021 का था। तो 2021 के कंपैरिजन में देखोगे तो अब की बार ज़्यादा यहाँ पर ये ग्रो करी हैं आठों की आठों इंडस्ट्रीज़, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब आप देखोगे कितना कितना ग्रो करी है, तो यहाँ पे जो सीमेंट सेक्टर है यहाँ पर 4.3% की ग्रोथ देखने को मिली है। देन उसके बाद में कोल इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर में 12.3 12.1%। ये आपने ध्यान में नहीं रखना है, आपसे पूछा नहीं जाएगा कितना परसेंट कौन सा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, मैं आपको बस खाली यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो आप कहोगे कि अभी ग्रोथ जो है अभी भी इतनी नहीं हुई है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितनी पहले रहा करती थी कोविड से पहले। ये बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ इसलिए भी इतनी नहीं हो पाई है। अभी ग्रोथ को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किस किस वजह से पड़ा है, वो है क्रूड ऑयल की वजह से। जो हमारी क्रूड ऑयल इंडस्ट्री है, नेचुरल गैस इंडस्ट्री है, और जो रिफाइनरी है ना, ये थोड़ा सा बुरी तरह से हिट किया है। ये नवंबर के महीने में ये थोड़ा सा डाउन हुआ है। बाकी जो इसके अलावा यानी कि रिफाइनरी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के अलावा जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया सीमेंट, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, ये सारी ग्रो करी हैं। लेकिन यहाँ पर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी इतना ग्रो नहीं कर पाया। यहाँ पर थोड़ा सा लॉस देखने को मिला है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इसको लेकर कई सारे क्राइसिस आए, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी घाटा हो रहा है। 3.1% का यहाँ पर घाटा हुआ था अक्टूबर में, यानी गिरावट हुई थी, और नवंबर में ये गिरावट और ज़्यादा बढ़ गई है, 9.3% के आसपास पहुँच गई है। तो ये सब पिछले महीने का डेटा है, मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप देखोगे जो क्रूड ऑयल सेक्टर है हमारा, वो बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, लगातार यहाँ पर 6 महीनों से सफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज सफ़र कर रही हैं और कौन सी इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, वो मैंने आपको अभी के टाइम पर समझा दिया। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं वो भी आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा आपने क्या पढ़ना है, अब मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ से नहीं बनेगा जो आपने समझ लिया, ये तो करंट इशू है, ठीक है ना। ये तो आपने करंट अफेयर पढ़ लिया। यूपीएससी का जब प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उसका एनालिसिस करते हुए आप समझोगे कि हमेशा करंट इशू का बैकग्राउंड डेटा आपने पढ़ना होता है, स्टैटिक पोर्शन से सवाल बनता है। तो करंट को स्टैटिक से लिंक करना यही बेसिकली एक छोटा सा काम होता है, और ये बहुत आसान काम होता है। जो भी लंबे समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है कि हाँ किस प्रकार से हम लिंकिंग करके समझते हैं। तो इस आर्टिकल में बात आ जाती है कोर सेक्टर की, तो मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया के अंदर 8 कोर सेक्टर से मैंने आपको बता दिया, इनकी ग्रोथ हर महीने यहाँ पर देखने को मिलती है। हर महीने यहाँ पर आप कह सकते हो मतलब कि इनका लेकर जो डेटा है वो आता रहता है। 8 कोर सेक्टर्स में मैं वापस से बता रहा हूँ, इन 8 कोर सेक्टर्स के जो नाम है ध्यान रखना, कोई ट्रिक बना लो उसके थ्रू ध्यान रखना। कोई ट्रिक है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको पिन कर दूंगा, बाकी लोग भी यहाँ पर उस ट्रिक को अच्छे से समझ पाएँ। जैसे कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये यहाँ पर आपको 8 सेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि कोर सेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे ना, एक ये जो 8 इंडस्ट्रीज़ हैं इनका जो वेटेज है मैंने आपको बताया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का अभी के समय पर बात करें, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा वेटेज है। रिफाइनरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, देन उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, देन कोल, देन क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस, देन सीमेंट, देन उसके बाद में आ जाता है फर्टिलाइज़र, ठीक है।
तो ये बात क्लियर हो गई। अब आपको समझना होगा कि मंथली बेसिस पर इसका कंपाइलेशन आता है, मतलब मंथली बेसिस पर ये डेटा आता है, तो कौन लेकर आता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मंथली बेसिस पर कंपाइल किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। डायरेक्टली सवाल बनता है, इसको लिख लेना, ठीक है ना। तो जो CSO है वो इसको मंथली बेसिस पर रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ये हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं। बाकी इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 का है। 2011-12 से हम लोग जो ग्रोथ है वो हमेशा कंपेयर करते हैं कि 2011-12 से जो ग्रोथ है वो अभी के समय पर क्या चल रही है, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखो, यूपीएससी ने साल 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था। साल 2015 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो साल 2015 में क्वेश्चन ये था कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का इंडेक्स है उसके बेसिस पर कौन सी इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ये 2015 का सवाल है। 2015 के हिसाब से उस समय पर सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी थी? कोल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन या फिर स्टील प्रोडक्शन। तो आप सोचोगे जैसे अभी के हिसाब से अगर आप लगाना चाहो तो यहाँ पर आप रिफाइनरी प्रोडक्शन को देखोगे तो रिफाइनरी प्रोडक्शन सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। रिफाइनरी के बाद में जो दूसरी इंडस्ट्री आती है वो कौन सी है? वो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, रिफाइनरी के बाद में जो हमारी दूसरी इंडस्ट्री आती है वो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना। कहाँ पर गया ये, मैंने आपको बताया था। रिफाइनरी के बाद में आप देखोगे जो दूसरी इंडस्ट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर इस सवाल को देखोगे तो रिफाइनरी के बाद यहाँ पर रिफाइनरी तो है नहीं, उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा वेटेज है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बाकी हमारे कोल स्टील फर्टिलाइज़र बाद में आ जाते हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज किसका देखने को मिलेगा? तो इस हिसाब से आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, क्योंकि यहाँ पे रिफाइनरी होता तो रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा वेटेज होता, बट रिफाइनरी इसके अंदर है नहीं। तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी होगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आप देखोगे तो आंसर नंबर जो बी है वो हमारा सही उत्तर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, यानी कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसका जो पूरा इंडेक्स तैयार किया जाता है, उस इंडेक्स में जितने भी आइटम्स होते हैं उसका 40.27% आइटम ना ये 8 की 8 इंडस्ट्रीज़ कवर करती हैं। जितने भी आइटम, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, जितना भी ये पूरा इंडेक्स तैयार किया जा रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, उसका मतलब 40.27% का जो वेटेज है वो बेसिकली 8 इंडस्ट्री पूरा तरह से कवर करती हैं। और इन 8 इंडस्ट्रीज़ का वेटेज किस प्रकार से देखा जाता है मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर रिफाइनरी प्रोडक्शन 28, इलेक्ट्रिसिटी 19, स्टील उसके बाद में 17, कोल प्रोडक्शन 10। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपने सही उत्तर लगाया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर रिफाइनरी होता ऑप्शन के अंदर तो रिफाइनरीज का सबसे ज़्यादा वेटेज है, बट रिफाइनरी का ना होकर अभी के समय पर, क्योंकि ऑप्शन में रिफाइनरी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिसिटी के बाद में अगर आप इसको सीक्वेंस में लगाना चाहोगे तो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी, देन उसके बाद में आ जाता है हमारा कौन सा? स्टील, देन उसके बाद में 3rd नंबर पर कोल, देन उसके बाद में 4th नंबर पर फर्टिलाइजर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो आगे आता है उसके बाद अगले आर्टिकल पर। समझ में आया ना, मज़ा आ गया। ऐसे यहाँ पर सवाल बन भी जाते हैं। तो इस वजह से देखो, ये आर्टिकल न्यूज़ में रहता है लेकिन सवाल कहाँ से बना? स्टैटिक पोर्शन से, बैकग्राउंड डेटा से, ठीक है। नाउ आज हम पहले एडिटोरियल डिस्कशन को कवर करेंगे। तो एडिटोरियल के अंदर आप देखोगे, वैसे आज सैटरडे है, सैटरडे में एडिटोरियल्स कम आते हैं। तो कम आने का मतलब यहाँ पर यह है कि दूसरा वाला जो पेज है ना एडिटोरियल का, वाज गायब भी हो जाता है। ये ग्राउंड जीरो का आता है। तो यहाँ पे तो खत्म हो गए, 2-3 एडिटोरियल वहाँ पे आते हैं, वो खत्म हो गए रोजाना के हिसाब से। उसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर कुछ आर्टिकल्स आते हैं, वो भी आज खत्म हो गए, क्योंकि सैटरडे में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज भी नहीं आता है। तो बचे ये 4 एडिटोरियल। तो एक पेज आया एडिटोरियल का और ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। चारों एडिटोरियल हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो राइटर्स हैं उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो एक ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू चलो अभी लेंगे हम लोग। पहले आपको पता होगा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हमेशा हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, चलो उसको देखते हैं। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करना, और सभी को अटेम्प्ट करना है। सभी को इसलिए भी अटेम्प्ट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने साल 2020 में पूछा था। यानी कि अगर आप ये क्वेश्चन लिख रहे होंगे, इसका आंसर लिख रहे होंगे, तो इसका मतलब आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है? कल मैंने साइबर फ्रॉड्स के बारे में बताया था, वॉइस टेक्नोलॉजी के बारे में वहाँ पे जो राइटर उन्होंने चर्चा करी थी वो मैंने आपको समझाया था। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर एक सवाल है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मीनेस। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। मतलब विभिन्न प्रकार के जो साइबर अपराध देखने को मिलते हैं, हैकिंग वाले और ये सारे जो साइबर अपराध देखने को मिलते हैं, और इससे जो बड़े बड़े खतरे हैं उससे, मतलब एक तो साइबर अपराध के बारे में बताना है, साइबर अपराध के अलग अलग प्रकार के बारे में समझाना है। उसके अलावा इससे जो बड़े बड़े खतरे हैं ना, उस खतरे से निपटने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है, उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है।
ठीक है, तो हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों और खतरों से निपटने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करें। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। वहाँ पर लगभग 43,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जाकर वहाँ पर जुड़कर अपने आंसर्स को लिख सकते हो। आंसर्स को लिखने के साथ में एक छोटा सा काम ये करना है कि एटलीस्ट सभी लोगों को दो दो आंसर्स रिव्यू करने हैं। दो आंसर्स रिव्यू करने से ढेर सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप अपने नोट्स में लिख पाओगे। सामने वाले की मिस्टेक्स अगर आप यहाँ पर देख पाते हो तो उनको बता सकोगे, सामने वाले को एंकरेज कर सकोगे, यहाँ आपको यहाँ पर ये सुधार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो आते हैं डिस्कशन के ऊपर। तो आज का एडिटोरियल नंबर 1 आता है यहाँ पर ये वाला, सेकंड वाला आता है ये वाला, फिर उसके बाद में आता है थर्ड ये वाला, और देन उसके बाद में आता है फोर्थ ये वाला। कहोगे बताने की क्या ज़रूरत थी, पता नहीं यार, फ्लो बना तो मैंने ऐसे ही बता दिया। चलो सबसे पहला जो एडिटोरियल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया के फार्मेसी सेक्टर के बारे में, यानी कि जो हमारा दवाइयों का सेक्टर है इसके बारे में। इंडिया दवाइयों के लिए दुनिया भर में फेमस देश है ना। दुनिया भर में हम जेनरिक मेडिसिन को प्रोड्यूस करके बेच भी देते हैं। जेनरिक मेडिसिन यानी कि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि स्टार्टिंग में दवाइयां बनाती हैं, उसके ऊपर पेटेंट ले लेती हैं और बहुत महंगी दवाइयां बेचती हैं, लेकिन उनका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। तो उसी प्रकार की दवाइयां भारत बनाता है सस्ते दाम में, बहुत ज़्यादा सस्ते दाम में, उसको हम लोग जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं। तो वो यहाँ पर जो जेनरिक मेडिसिन है उस मामले में इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे है। दुनिया भर में इंडिया की बहुत ज़्यादा वैल्यू है फार्मेसी के मामले में, यानी इन दवाइयों के मामले में। लेकिन पिछले कुछ समय से ये फार्मेसी सेक्टर की जो इमेज है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। रीज़न क्या है? रीज़न आज से कुछ महीने पहले गाम्बिया के अंदर में, गाम्बिया बेसिकली जो कि एक अफ्रीकन देश है, वहाँ पर कुछ बच्चों की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का बनाया हुआ जो कफ सिरप है उसको पी लेते हैं। उस कफ सिरप के अंदर क्या था मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा गाम्बिया के अलावा रिसेंटली यहाँ पर आता है केस उज़्बेकिस्तान का। परसों मैंने आपको बोला भी था उज़्बेकिस्तान को मैप में देख लेना, परसों मैंने आपको पढ़ाया भी था कि उज़्बेकिस्तान जो देश है यहाँ पर अभी रिसेंटली 18 बच्चों की जान गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक कफ सिरप को पिया है, और वो जो कफ सिरप है वो यहाँ पर इंडिया की कंपनी ने बनाया है। तो बोला ये जा रहा है कि वो जो कफ सिरप है उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिक, कुछ इस प्रकार के जहर देखने को मिला, जिसकी वजह से इन बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो ये जो कंसर्न है, ये जो चिंता है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें क्या देखने को मिला? उन सिरप के अंदर देखने को मिला था इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल और डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, ये दोनों क्या होते हैं? ये बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करने वाले केमिकल्स हैं, बट इनका इस्तेमाल यहाँ पे कफ सिरप के अंदर किया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन बच्चों की डेथ हुई है। तो ये जो कंसर्न है दुनिया भर में उठ रहा है इंडिया की सिरप को लेकर, कफ सिरप को लेकर। तो इस वजह से इंडिया के फार्मेसी के ऊपर कहीं ना कहीं की जो इमेज है वो लगातार अब के समय पर खराब होती हुई नज़र आ रही है। तो उसी के बारे में इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में चर्चा की गई है। अब इस एडिटोरियल के बहाने आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी होंगी, जैसे कि इंडिया का पूरा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो कहाँ पर स्टैंड करती है, ये डाई इथाइलिन और इथाइलिन ग्लाइकोल होता क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से एग्जामिनेशन में डायरेक्टली सवाल आएगा। ठीक है, तो चलो हम पहले इसको समझते हैं कि इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड करता है। खबर क्या है मैंने आपको बता दिया, उज़्बेकिस्तान की न्यूज़ है। उज़्बेकिस्तान से पहले गाम्बिया की न्यूज़ आई थी, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई थी ये दवाइयाँ पीकर, ये कफ सिरप पीकर। ठीक है ना। अब पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है ना, ये कहाँ पर स्टैंड करता है, इसका स्टेटस क्या है। देखो, इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मामले में। दुनिया भर में जितना भी दवाइयों का प्रोडक्शन होता है, अगर हम उसमें देखें तो इंडिया तीसरे नंबर पर आता है दुनिया भर में। इंडिया एक सबसे बड़ा प्रोवाइडर है जेनरिक मेडिसिन का, मैंने आपको बताया। दुनिया भर में जितनी भी दवाइयों की सप्लाई होती है उसका 20% सप्लाई इंडिया से जाता है जेनरिक मेडिसिन का। हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो लगभग आप कह सकते हो आज के समय में 60,000 के आसपास जेनरिक ब्रांड्स की जो मेडिसिन है वो बेचती है। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर में अलग अलग बीमारियों की, एक से एक बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ एज अ जेनरिक मेडिसिन इंडिया के पास में रखी हुई हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ये तो बात हो गई मेडिसिन की, उसके अलावा इंडिया यहाँ पर वैक्सीन के मामले में भी एक लीडर है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में आप देखोगे दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन्स आती हैं उसमें से 60% वैक्सीन्स यहाँ पर इंडिया से निकल कर आती हैं। तो इंडिया वैक्सीन के मामले में भी एक लीडर की तरह देखने को मिलता है। अब इस इंडस्ट्री का सिनेरियो देखते हैं। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हमने इसमें एफडीआई को बहुत बड़े लेवल पर अलाउ कर रखा है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेश के जो लोग हैं वो अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। आप देखोगे जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ना, इसमें हम लोगों ने जो ग्रीन फील्ड फार्मास्यूटिकल्स है, ग्रीन फील्ड फार्मास्यूटिकल मतलब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, एक जगह यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है,
एक जगह यहाँ पर ये प्लॉट खाली पड़ा है। अब यहाँ पर बोला गया कि इस प्लॉट पे हॉस्पिटल बनाना है, और बोला गया कि इस बिल्डिंग के ऊपर हमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एक और ऊपर यहाँ पर इसके एक और माला बना देना है, एक और स्टोरी बना देनी है, एक और मंजिला इसके ऊपर बनाना है। तो यहाँ पर जो स्क्रैच से स्टार्ट होगा, नहीं बिल्कुल प्लॉट ज़मीन खाली पड़ी है, उस पर हमें हॉस्पिटल बनाना होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और जो यहाँ पर एक बेसिकली हमारा पूरा जो सिस्टम है वो तैयार है, बस खाली वहाँ पे हमें चीज़ों को थोड़ा एक्सपैंड करना है। अब जैसे हॉस्पिटल बिल्कुल तैयार है, बस खाली इसके अंदर स्पेस थोड़ी सी बढ़ानी है, तो इसके ऊपर दूसरा मंजिला बना दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। तो हमने क्या कर रखा है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अगर कोई बिल्कुल निचले से स्टार्ट करना चाहता है ग्रीनफील्ड से, ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स के अंदर में, तो 100% एफडीआई हमने अलाउ कर रखा है। और वैसे ही हमने ब्राउनफील्ड के अंदर भी 100% एफडीआई अलाउ कर रखा है। ये ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड क्या है मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट में सरकार का अप्रूवल चाहिए होता है, तो वो बेसिकली ऑटोमेटिक रूट वाला जो रास्ता होता है, उसमें हमने 74% के आसपास एफडीआई को अलाउ किया। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पे हमने ढेर सारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अलाउ कर रखा है। तो बाहर के कई सारी जो कंट्रीज़ है वो इन्वेस्ट भी करती हैं और अभी इन्वेस्ट कर भी रही हैं। तो जिस वजह से इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज़ है वो बहुत बड़ा है। अभी के समय पे हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 50 बिलियन यूएस डॉलर्स की है, और आने वाले समय में साल 2024 तक ये वैल्यू 65 बिलियन डॉलर तक जाने वाली है, और 2030 तक हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 120 बिलियन डॉलर को टच करेगा। ये मार्केट साइज की बात हो गई है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। तो फार्मास्यूटिकल मामले में, दवाइयों के मामले में इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। आज के समय में हम 200 से ज़्यादा अलग अलग देशों में जो है अलग अलग दवाइयों को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे फार्मा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। लगभग आप अफ्रीका की बात करोगे तो अफ्रीका में लगभग जो 24 देशों से बना हुआ ये पूरा कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे 50% से ज़्यादा जो इनकी ज़रूरत है जेनरिक मेडिसिन की वो भारत पूरी करता है। फिर उसके बाद में आप कह सकते हो अमेरिका में जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन की डिमांड है उसकी 40% डिमांड इंडिया पूरी करता है। यूके के अंदर जितनी मेडिसिन की डिमांड है उसकी 25% की पूर्ति भारत करता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो भारत की सप्लाई कितने बड़े लेवल पर होती है दवाइयों के मामले में। साल 2021-22 यानी इसी साल की बात करें तो इस टाइम पीरियड के अंदर दवाइयों का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 24.6 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है, जबकि साल 2020-21 यानी पिछले साल ये एक्सपोर्ट केवल 24 बिलियन डॉलर का था, 24.44 बिलियन डॉलर का। तो बेसिकली यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में आपकी बार थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीमेंट होता हुआ यहाँ पे नज़र आया है। और अगर आप इसको 2014 से कंपैरिजन करोगे तो काफ़ी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। 2014 में जो हमारे एक्सपोर्ट था फार्मा इंडस्ट्री का वो लगभग 11.6 बिलियन डॉलर का था, जो कि 2021-22 में 24.6 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो एक बहुत बड़ी ग्रोथ हम लोगों ने इतने टाइम पीरियड के अंदर अचीव करी है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। आगे आते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी सरकार का कितना सपोर्ट है। देखो, जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल मार्केट है इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। इवन हम लोगों ने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो भी जारी कर रखी हैं, यानी PLI स्कीम। इसमें क्या है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रोडक्शन करना चाहती हैं वो बेसिकली प्रोडक्शन करें, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, इसके लिए सरकार सपोर्ट करेगी, सरकार आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएगी। इससे क्या होगा, जो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बता दिया। न्यूज़ क्या है वो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ ली है कि इंडिया ने यहाँ पर बेसिकली देखो अभी रिसेंटली क्या किया है, एक इंक्वायरी भी बैठा दी है किस चीज़ के ऊपर कि उज़्बेकिस्तान के अंदर जो बच्चों की जान गई है सिरप को पीने की वजह से, उसके ऊपर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन बैठा दी है। ये जो सिरप ये बनाई गई थी नोएडा के अंदर एक कंपनी है मैरियन बायोटेक, इसके थ्रू बनाई गई थी। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, उस सिरप का नाम क्या था, डॉक 1 मैक्स करके यहाँ पर उस सिरप का नाम था। उस सिरप के अंदर यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला है, एक अनएक्सेप्टेबल लेवल पर देखने को मिला है, जिस वजह से ये डेथ हुई है। और बिल्कुल सिमिलर इंसिडेंट गाम्बिया के अंदर भी नज़र आया था, वहाँ पर भी उसी सिरप के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया था। गाम्बिया के अंदर तो ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हुई थी, लगभग 69 बच्चों की जान चली गई थी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उस समय भी इंडिया की एक कंपनी थी जिन्होंने ये कफ सिरप को एक्सपोर्ट किया था। ठीक है ना, तो उस समय पर भी आप देखोगे तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो पाया गया था। तो इथाइलिन ग्लाइकोल और डाई इथाइलिन ग्लाइकोल ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपने इसको पढ़ना होगा, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इसको लेकर। ठीक है ना, हालांकि भारत यहाँ पर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इमेज यहाँ पे डेफिनेटली देखो हमारी हिट होती हुई नज़र आ रही है इन चीज़ों के मामले में। और यहाँ पे हम लोग देखो बिलीव ये कर रहे हैं कि हमारी जो कंट्री की रेपुटेशन है वो बची रहे और हम बाकी आने वाले समय में इस प्रकार के कोई भी इंसिडेंट ना हो उसको लेकर कदम उठाएं। तो ये हमारा एक बेसिकली टारगेट भी रहेगा। अब
हमेशा मैंने मतलब इस पूरे आर्टिकल में जब भी डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया इथाइलिन ग्लाइकोल लगातार न्यूज़ में, तो समझ लो इथाइलिन ग्लाइकोल होता क्या है। इथाइलिन ग्लाइकोल बेसिकली एक कलरलेस, यानी इसका कोई कलर नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, तो बेसिकली कलरलेस है, ओडर लॉस है, एक एल्कोहलिक कंपाउंड है जो कि अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम कर ले तो वो मर भी सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर टेस्ट करने में थोड़ा सा मीठा ये देखने को मिलता है, और यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल सिरप वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको बताया। वैसे इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्री में, या पॉलिस्टर फाइबर बनाने के लिए, या फिर जो हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक होता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है, या जो हमारा बॉल पॉइंट पेन होता है ना, जो पेन होते हैं बॉल पेन, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्वेंट के अंदर या पेंट्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक, इसके अंदर यहाँ पर इन इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो डाई इथाइलिन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल की जब अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पे कभी कभी इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर इसका आप दवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हो ना, सिरप में इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बेसिकली इलीगल की तौर पर भी देखने को मिलता है कई सारे देशों के अंदर में। तो डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, बहुत सारी जो फार्मा कंपनीज़ हैं, बहुत सारी जो दवाइयों की कंपनीज़ आपको देखने को मिलेंगी, वो इसको यूज़ भी करती हैं, वो उसको कंज्यूम भी करती हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो काफ़ी सारी कंपनियां इसको यूज़ करती हैं एक ऑल्टरनेटिव तरीके से, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसे कोई ग्लीसरीन हो गया या प्रोपिलीन ग्लाइकोल हो गया, तो इसका एक ऐसा एज अ ऑल्टरनेटिव यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल को। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया है। बाकी बोला यह गया है कि अगर इसको एक बड़े लेवल पर, यानी कि देखो वैसे तो यहाँ पर छोटे लेवल की बात यहाँ पे की जा रही है, नॉर्मल है, लेकिन अगर एक ज़्यादा लेवल पर ये हो जाएगा, यानी सिरप के अंदर एक हद से ज़्यादा लेवल पर इथाइलिन ग्लाइकोल पाया जाएगा, तो इससे कई सारे हेल्थ इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन के अलावा नौसिया, वॉमिटिंग, इंटॉक्सिकेशन, यूफोरिया, स्ट्यूफर, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा एडिटोरियल समझा दिया है। हालांकि एडिटोरियल का जो साइज़ है छोटा था, बट इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके हमने डिस्कस किया है, आपको यहाँ पे एक प्रॉपर नोट्स जो है वो मिल चुके हैं। चलो अगले एडिटोरियल पर आते हैं ना। जो अगला एडिटोरियल है ये लिखा है शशि थरूर साहब ने, साथ ही साथ में प्रवीण चक्रवर्ती ने। अब यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी पॉलिटिक्स भी है, तो हम उसको यूज़ ना करके जो काम काम की बातें हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस एडिटोरियल में ये बोला गया कि जो साल 2022 है ना, साल 2022 आप देखोगे इसको हम समराइज कर सकते हैं एक कोट से। एक कोट है किसका? व्लादिमीर लेनिन का। व्लादिमीर लेनिन की कहावत है, क्या कोट है? देयर आर डिकेड्स वेयर नथिंग हैपन्स एंड देयर आर वीक्स वेयर डिकेड्स हैपन। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कई, आप कह सकते हो कुछ ऐसा समय होता है जो बहुत लंबा समय होता है, मतलब आप कह सकते हो कई दशकों हो जाते हैं उसमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक सप्ताह के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। लाइफ में भी तो ऐसा होता है कि भाई लंबे समय से कुछ नहीं हुआ, लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और इकट्ठा एक साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि भर भर के प्रॉब्लम आने लगती हैं। वही चीज़ हम साल 2022 में देख सकते हैं। यानी साल 2022 से पहले आप देखोगे तो सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। कोविड के बाद हम लोग थोड़ा सा सही से चल रहे थे, लेकिन रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद से अभी तक हालात दुनिया भर के अंदर खराब हैं। चाहे वो इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, जितनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर प्रॉब्लम्स हो गई, वो दुनिया भर को फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है ना, तो वो बात यहाँ पर बेसिकली राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि देखो इस साल की जो शुरुआत है ज़बरदस्त हुई थी, कोविड-19 पैंडेमिक को हमने मात दे दी थी, और मात कैसे दी थी? हमारे वैक्सीनेशन के माध्यम से। तो यहाँ पे राइटर थैंक्स बोलते हैं हमारी साइंस को, हमारे जो भी एक तरीके से डॉक्टर्स हैं उनको, बेसिकली प्रॉपरली रिसर्च के माध्यम से जो वैक्सीनेशन के एफर्ट्स है वो बिल्कुल एक सक्सेसफुल साबित हुआ, और हमने उसके माध्यम से चीज़ों को नॉर्मल कर दिया था। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि इसका मतलब ये नहीं था सब कुछ शांत हो गया। 2 ही महीने बाद, क्योंकि ये सही बात है ना, फरवरी के लास्ट में क्या होता है, रशिया जो है वो यूक्रेन को अटैक करने लगता है। तो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कुछ महीने बाद, यानी 2 महीने बाद बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। और वो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो वॉर है ना, उसने दुनिया भर को हिला कर रख दिया। दुनिया भर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा है सर। अब क्या इम्पैक्ट पड़ा है आप देखोगे, इसके बदले में इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए, हथियार का वेपनाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, यूक्रेन में तो सारे हथियार भेजे गए, बहुत वेपनाइजेशन बढ़ गया। देन उसके बाद में आप देखोगे यूरोप के अंदर गैस की शॉर्टेज हो गई, रिसेशन आ गया, दुनिया भर में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, काफ़ी सारी जगहों पर खाने पीने का शॉर्टेज हो गया था जून के महीने में, है ना। तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे दुनिया भर की कंट्रीज़ को फेस करना पड़ रहा है। मिलियंस ऑफ लोगों को अफेक्ट हुआ है इस रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। देन उसके बाद में राइटर बोलते हैं कि देखो इंडिया जो है ना, ये बेसिकली ये पर्पज़ ये लेकर चलता है कि जो ये वर्ल्ड जिस प्रकार से बढ़ता हुआ जा रहा है, इसमें भारत को एक नए विजन की ज़रूरत है, एक नए विजन की ज़रूरत है, एक नई दृष्टि की ज़रूरत है। वो नया विजन क्या है वो उसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं।
तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि आप देखोगे ये तो बात हो गई, तो प्रॉब्लम हो गई रशिया चाइना की। उसके अलावा दुनिया भर में आप देखोगे जो लगातार इनोवेटिव कंज्यूमर टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो लगातार जो टेक्नोलॉजीज़ हैं आप देखोगे अमेरिका में, यूरोप के अंदर में, ताइवान, कोरिया, जापान, यहीं पर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन हो रहा है। इनका प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, कंजम्पशन चाइना, ब्राज़ील, इंडिया जैसे देशों में होता है। लेकिन ये भी लगातार एंड हो रहा है। एंड इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सबको बीट करके अमेरिका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अमेरिका चैंपियन इसलिए होता जा रहा है क्योंकि अमेरिका एक खेल खेल रहा है। खेल क्या खेल रहा है? जो भी इसके दुश्मन हैं उनके खिलाफ तो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। जिनसे भी इसकी थोड़ी बहुत दुश्मनी है, व्यापार को लेकर उस पर रोक टोक लगा दी, उसका सामान ये ले नहीं रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर उनके साथ में क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा जो भी इसके दोस्त हैं अमेरिका के, उनको आगे प्रमोट कर रहा है। उनके यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ट्रेड है उसको प्रमोट करने का काम कर रहा है, ज़्यादा व्यापार कर रहा है उनके साथ में। अमेरिका अपने देश में खुद का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना, वो आज के समय पर बढ़ाना स्टार्ट कर चुका है। खुद के देश के अंदर प्रोडक्शन को वो बढ़ा रहा है, लगातार पैसा इन्वेस्ट करता जा रहा है अपने ही देश के अंदर में, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर आप दुनिया भर में देख सकते हो। तो अमेरिका बेसिकली यहाँ पे आज के समय पर पूरे के पूरे व्यापार के मामले में चैंपियन बनता हुआ नजर आ रहा है, वो बात यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे ये बोला गया कि इंडिया को जब आप देखोगे तो इंडिया की भी पिछले कुछ समय में जो ग्रोथ है वो एक बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 40 सालों में देखोगे इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपनाई है। इवन यहाँ पे आप देखोगे मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब्स मिली हैं, हमने मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करी हैं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया है। तो इंडिया बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इस साल जब आप देखोगे तो जो दुनिया भर के अंदर चैलेंजेस हुए, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके साथ साथ इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी यहाँ पे ख़राब होते हुए नजर आए हैं। जैसे रिसेंटली आप देखोगे जो चाइना की मिलिट्री है, इन्होंने बार बार यहाँ पर इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश करी है। और चाइना यहाँ पर इस प्रकार की हरकतें बहुत लंबे समय से कर रहा है। चाइना इंडिया की टेरिटरी में बार बार घुसने की कोशिश करता है, जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और हम एक्सेप्ट इस चीज़ को कर भी नहीं सकते, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये देखो कि चाइना इस प्रकार की हरकत कर किस बेसिस पर पा रहा है। चाइना इस प्रकार की हरकतें इस बेसिस पर कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे वो दुनिया भर में लीड करने को लेकर मैनेज हो पाया है। दुनिया भर में अपने वो जो पैर है ना वो अच्छे से जमा चुका है। कैसे जमा चुका है? यहाँ पे आप देखोगे जो इकोनॉमिक पावर बनने की है बात है, तो इकोनॉमिक पावर भी बन चुका है। दुनिया भर में कई सारे देश हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करवा कर उधार दे देकर उनको डेट ट्रैप के अंदर फंसा दिया, जिसको हम लोग चाइना की डेट डिप्लोमेसी बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखो इकोनॉमिक पावर बन चुका है। और बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे इस चक्कर में दुनिया भर का सपोर्ट है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दुनिया भर के अंदर लगा रखे हैं। दुनिया भर के अंदर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। चाहे आप एग्जाम्पल लो श्रीलंका, उसके बाद अफ्रीकन कई सारे देश हैं, वहाँ पर ही ढेर सारा इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट दुनिया भर में बढ़ चुका है। तो एक तरीके से एक मजबूत सी इकोनॉमी बनकर निकला है वो। इस वजह से यहाँ पर ये हिम्मत कर पा रहा है इंडिया के साथ में इस प्रकार की हरकत करने की, इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने की। लेकिन यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि चाइना ये हरकतें कर तो रहा है, यही चीज़ इसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर रही है कि हाँ हम दुनिया भर में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं जानता कि ये जो इम्पैक्ट है बहुत बुरा पड़ सकता है। यहाँ पे इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यहाँ पर यह है कि इंडिया को थोड़ा इकोनॉमिकली पावरफुल बनना होगा। अगर चाइना को थोड़ा टैकल करना है ना, तो इंडिया को इकोनॉमिकली पावरफुल बनना पड़ेगा। अब इसके ऊपर राइटर ने जोर दिया कि भारत की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए सोशल हार्मनी। ठीक है, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। भारत को चाहिए सोशल हार्मनी, ठीक है। तो राइटर यहाँ पर बोलते हैं सोशल हार्मनी किस प्रकार की? देखो जो भी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर मिलियंस ऑफ लोग काम कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ लोग काम करने के बाद में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करेंगे लोग तभी तो प्रोडक्शन होगा, तभी गुड्स एंड सर्विस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर बेचा जा रहा है, व्यापार चल रहा है, तब जाकर यहाँ पर इकोनॉमीज़ ग्रो कर रही हैं। लेकिन इंडिया के अंदर में आप देखोगे पिछले कुछ समय से जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर रिलीजन, आइडेंटिटी, कास्ट, क्लास, इसको लेकर यहाँ पे काफ़ी बार हेट्रेड रहा है, बहुत ज़्यादा भेदभाव रहा है, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि यही चीज़ ना सबसे ज़्यादा बुरी है और यही चीज़ यहाँ पर इंडिया को तोड़ती है कि जो यहाँ पर जो है जब आ जाती है ना रिलीजन की, आइडेंटिटी की, कास्ट की, क्लास की, तो यहाँ पर भिड़ जाती हैं सारी चीज़ें आपस में। इसके प्रति यहाँ पर आप देखो काफ़ी सारी नफरत लोगों के अंदर पैदा हो रही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे देश को बुरी तरह से अफेक्ट कर रही हैं, हमारे अंदर जो सक्षमता है उसको यहाँ पर ख़त्म कर रही हैं। राइटर का क्या कहना यहाँ पर यह है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको यहाँ पे रोका जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भारत की जो कम्युनल हार्मनी है, यानी रिलीजन के बीच में आप एकता देखोगे, ये अंडर थ्रेट है।
और इसी का यहाँ पर जो हमारे दुश्मन हैं वो यहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं। इंडिया क्या करता है, ये जो कम्युनली इंडिया डिवाइडेड है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ये बेसिकली ये जो चीज़ है ये हमारे दुश्मन देशों के लिए गिफ्ट है। वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस हेट्रेट को, इस नफ़रत को इंडिया के अंदर और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आपने रिसेंटली यहाँ पर एक यात्रा सुनी होगी, भारत जोड़ो यात्रा। तो अब राइटर यहाँ पर इसको भारत जोड़ो यात्रा को प्रमोट करते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये पूरा एडिटोरियल लिखा है। तो ये बोलते हैं कि देखो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर इंडिया को नुकसान फेस करना पड़ सकता है, इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा बेस्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आ जाते हैं अब राइटर मेन पॉइंट के ऊपर, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, शशि थरूर साहब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, और जो दूसरे राइटर ये भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये थोड़ा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो यात्रा है राहुल गांधी जी के थ्रू यहाँ पर स्टार्ट की गई है, चलाई जा रही है। ये कहने कि भारत के अंदर कम्युनल हार्मनी को लेकर आएगा, सभी लोगों को एक साथ जुट करेगा, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो वो चीज़ यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया है कि भारत जोड़ो यात्रा एक बेस्ट चीज़ है जो कि देश को जोड़ने का काम करेगा, और इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, दुश्मन जो कंट्रीज़ है, खासकर हमारे एनिमीज़ हैं, उनसे हम लड़ पाएंगे। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है, फिर उसके बाद ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताते चले गए, वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। अब आते हैं वापस से काम के पॉइंट के ऊपर। फिर बात करते हैं लुक एट डिसेंट्रलाइजेशन। देखो एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, सेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही के हाथ में सारी पावर्स होना, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सभी लोगों के हाथ में पावर्स होना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब केंद्र सरकार के हाथ में सारी पावर होना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जो हमारी राज्य सरकारें हैं और भी लोकल गवर्नमेंट्स है सबके पास में पावर होना। तो राइटर बोलता है ये समय है डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है ना। आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, सभी के पास में पावर्स को बांटनी पड़ेंगी। इंडिया का जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन और फेडरलिज्म ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फेडरलिज्म ये है यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ये अपना अपना काम लेकर एक साथ मिलकर काम करते रहें। तो ये भी बेसिकली यहाँ पर फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर ने ये बोला कि ये जो समय है ना, ये समय वन नेशन वन पॉलिसी का नहीं है कि आप यहाँ पे वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन ये वाली पॉलिसी का समय नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। ये बोलता है कि देखो क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है क्योंकि ये वन नेशन वन करके जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर केंद्र सरकार के पास में ज़्यादा पावर्स आ रही है, वो चीज़ें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर चाहिए कि हम ज़्यादा पावर्स, ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा चीज़ें दे सकें बाकी सारे लेवल पर। जो खासकर स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ पर यहाँ पर इन पावर्स को बांटा जा सके, इसको लेकर यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। तो इंडिया के पास में यहाँ पर बेसिकली अभी के समय पर आप देखोगे पोटेंशियल भी है कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकते हैं। हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। एक तो सोशल हार्मनी, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया, जिसके लिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया। दूसरा यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, किसी के हाथ में भी सारी पावर्स यहाँ पर ना हो, सब जो पावर्स है वो यहाँ पर बटी हुई होनी चाहिए। ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर ऐसा हम करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग आगे ग्रो करेंगे, और इंडिया के पास में एक विजन भी होना चाहिए, और इस ऐसे दुनिया के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसके हिसाब से यहाँ पर भारत को इस वाले विजन की ज़रूरत भी है। ठीक है। क्लियर हो गई बात। नाउ आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट जो एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा वो है आ स्ट्रॉन्ग केस एग्जिस्ट फॉर मैरिज इक्वालिटी। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। ये जो राइटर हैं शिवानी विज, ये बेसिकली आज के समय पर दिल्ली के अंदर एडवोकेट की प्रैक्टिसिंग कर रही हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। क्या है इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानते हैं। ये बेसिकली बात करती हैं सेम सेक्स मैरिज के बारे में। तो सेम सेक्स मैरिज के बारे में आपको काफ़ी बार पढ़ा है पहले, तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। अलग से आपको डेटा प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर हेल्प करेगा। तो इनका कहना यहाँ पे यह है कि हाल ही में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो सेम सेक्स मैरिज है, ठीक है ना, यानी लड़के लड़की की शादी, यानी कि जो सेम सेक्स हैं आपस में वो शादी कर सकें। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने हाल ही में क्या बोला कि जो सेम सेक्स मैरिज है ये इंडिया के कल्चर के खिलाफ है, हमें सेम सेक्स मैरिज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। आप दूसरी नॉर्मल शादियां होती हैं ना, उन नॉर्मल शादियों से आप यहाँ पर इक्वल कंपैरिजन नहीं कर सकते सेम सेक्स मैरिज का, ऐसा यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोल दिया। उनका नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो ऐसा यहाँ पर राइटर ने बोला। ठीक है। तो इस चक्कर में राइटर मेंशन करते हैं कि क्यों ना किया जाए, सेम सेक्स मैरिज भी इक्वल है बिल्कुल, जैसे नॉर्मल मैरिज होती हैं उस नॉर्मल मैरिज के अलावा इक्वली यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज भी देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल के ऊपर उन्होंने सेम सेक्स मैरिज के ऊपर फोकस किया है कि सेम सेक्स मैरिज के अंदर भी इक्वालिटी की आवश्यकता है।
इसको यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखो, क्योंकि यहाँ पर जो LGBTQ कम्युनिटी है ना, ये बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। ठीक है ना, दुनिया भर में काफ़ी सारे देश हैं जो कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर चुके हैं। तो इस चीज़ के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी यहाँ पर जो सेम सेक्स मैरिज का केस है वो आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना, ये केस अभी भी वहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये आप लोग देख पाओगे। चलो फिर कहानी को डिस्कस करते हैं, आखिरकार क्या है यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज का मामला, कौन कौन से देश हैं जिन्होंने क्या क्या किया है, इसका क्या इतिहास है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना इस एडिटोरियल के मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो पिछले कुछ समय में आप देखोगे काफ़ी सारे देश, इवन इंडिया भी, इन्होंने क्या किया, लीगली थर्ड सेक्स को रिकग्नाइज कर लिया, और जो होमोसेक्सुअल्स हैं ना, इनको बेसिकली एज अ इक्वल सिटीजन की तरह हम लोगों ने ट्रीट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब जो हमारा संविधान है वो भी यही बात करता है, क्योंकि जब आप संविधान को देखते हो ना, इवन यहाँ पर संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इंश्योर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, है ना। तो इन चीज़ों को यहाँ पर इंश्योर करते हैं, मतलब जस्टिस इंश्योर करते हैं, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल के बेसिस पर हो। ठीक है, अब आप देखोगे सितंबर 2018 की बात है, 2018 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 377 है, जो सेक्शन 377 है, वो क्या करता था, वो पहले सेम सेक्स मैरिज को क्रिमिनलाइज करता था, यानी कि सेम सेक्स मैरिज नहीं कर सकते, सेम सेक्स मैरिज करने का बेसिकली करना एक अपराध कहलाता था इंडियन पिनल कोड सेक्शन 377 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में इस सेक्शन 377 को हटाते हुए यहाँ पर एक जजमेंट दिया, और यहाँ पर ये बोला कि हम क्या कर रहे हैं, सेम सेक्स मैरिज को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, यानी कि सेम सेक्स मैरिज, शादी करना, सेम सेक्स में शादी करना, ये पहले यहाँ पर अपराध था, अब ये अपराध नहीं, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। बेसिकली क्या कर दिया था, क्या अगर कोई एडल्ट कंसेंशुअल यानी कि आपस में आपसी रजामंदी से सेम सेक्स मैरिज हो रही है, तो वो जो पहले अपराध माना जाया करता था वो अब अपराध नहीं है, उसको यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया 2018 के अंदर में। तो इस वजह से भी सेम सेक्स मैरिज टॉपिक काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम सेम सेक्स की बात करते हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पर देखो, ये भले एक बहुत 2018 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया, भले एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि इंडिया के अंदर में जो LGBTQIA+ कम्युनिटी है ना, ये एब्सोल्युटली फ्री है, सारी चीज़ों को फॉलो कर सकती है। अभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ सब कुछ फ्री में फॉलो कर सकते हैं। तो LGBTQ है क्या, बेसिकली ये है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, इसकी यहाँ पर ये फुल फॉर्म है। ठीक है ना, इसको हम लोग LGBTQIA के नाम से जानते हैं। अब ये जो LGBTQIA की बात आती है, तो इसका इतिहास क्या है, पहले आपको ये समझना होगा भारत के अंदर इसका इतिहास क्या रहा है। 1861 के अंदर में जो ब्रिटिशर्स हैं ना, वो इस प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं नेचर के अगेंस्ट माना करते थे, और जो भी होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी ना, इन्होंने यहाँ पर उसको अपराध घोषित कर रखा था IPC के सेक्शन 377 के तहत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। ठीक है, 1977 की बात करोगे तो शकुंतला देवी ने एक पहली स्टडी पब्लिश करी थी होमोसेक्सुअलिटी को लेकर इंडिया में, जिसका नाम था द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स करके। तो एक स्टडी यहाँ पर पब्लिश करी गई थी, तब यहाँ पर होमोसेक्सुअल्स की काफ़ी चर्चा की गई। फिर 1994 में आप देखोगे जो थर्ड सेक्स है ना, इसको यहाँ पर वोटिंग राइट्स भी दिए गए। देन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं इनका मामला रूल करते हुए बोला गया कि ट्रांसजेंडर पीपल को ट्रीट करना होगा एज अ थर्ड जेंडर कैटेगरी। होता है ना, जैसे मेल फीमेल ये हो गए फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर, और थर्ड जेंडर कैटेगरी में आपको ट्रांसजेंडर पीपल को ट्रीट करना होगा, इनको करना चाहिए बेसिकली, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया। फिर साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ कम्युनिटी को बेसिकली यहाँ पर बोला कि भैया इनके पास में पावर है, इनके पास में फ्रीडम है कि ये अपने आप को सेफली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर 6 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 के पार्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया, हटा दिया, मैंने आपको बताया, जो कि बेसिकली कहीं ना कहीं अगर होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ को क्रिमिनलाइज करता था तो उसको बेसिकली डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। फिर साल 2019 से भी ऐसे एक कदम उठाया गया, पार्लियामेंट ट्रांसजेंडर पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। ये एक्ट यहाँ पर आता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ट्रांसजेंडर पीपल है ना, इनके जितने भी हक हैं उनकी सुरक्षा की जाए, इनके वेलफेयर के लिए, इनके कल्याण के लिए काम किया जाए। तो इसको लेकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंडिया के अंदर पिछले कुछ समय में ये इवॉल्वमेंट हुआ है पूरा का पूरा LGBTIQ कम्युनिटी को लेकर। अब आप देखोगे LGBTIQ कम्युनिटी को लेकर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट केसेस भी आए हैं और वो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, जिन केसेस के बारे में यहाँ पे राइटर ने भी चर्चा करी है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ। अभी कौन कौन से केसेस है वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं।
नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि देखो हमारे संविधान के अंदर जो आर्टिकल 14 है ना, वो इक्वालिटी के बारे में चर्चा करता है। तो यहाँ पर एलजीबीटी का कम्युनिटी हो गया, होमोसेक्सुअल हो गए, ये सब बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो संविधान के अंडर में तो आता है। तो इक्वालिटी तो बेसिकली सभी लोगों के लिए होनी चाहिए। तो इक्वालिटी को लेकर बात करता है तो सभी लोग इक्वल हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखा जाए, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे राइटर भी मेंशन करती हैं। इन्होंने यहाँ पर एलजीबीटीआई की कम्युनिटी को लेकर मैंने आपको बताया कि बहुत लंबे समय से बैटल चल रही है, वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। बाकी इन्होंने मेंशन किया कि ये जो केस है कौन सा वाला, नवतेज सिंह वाला, इसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि भैया आर्टिकल 14 को देखो जो कि इक्वालिटी के बारे में बात करता है, तो इक्वालिटी सबके पास में होनी चाहिए, सबको यहाँ पर इक्वली ट्रीट करो। देन उसके बाद में शाफिन जहान वर्सेस अशोकन केएम करके यहाँ पर एक केस आया था, और इस केस में आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके ये बोला था कि देखो यहाँ पर ये जो चॉइस होती है ना इंसान की, मतलब उसको यहाँ पे अपना पार्टनर चाहिए, तो वो बेसिकली उसकी खुद की चॉइस है और ये उसका एक फंडामेंटल राइट है। तो पर्सनस फंडामेंटल राइट है और वो उसकी खुद की चॉइस है, वो अपने हिसाब से यहाँ पे अपने पार्टनर को चूज़ कर सकता है, चाहे वो सेम सेक्स पार्टनर ही क्यों ना हो, वो भी हो सकता है। तो ये केस होता है 2018 में। तो यहाँ पे भी अगेन सेम सेक्स को लेकर ये पर्टिकुलर केस आया था। देन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस हुआ था। वहाँ पर ये बोला गया कि देखो जो थर्ड जेंडर है ना, ये कोई सोशल और मेडिकल इशू नहीं है, इसको हमें एक ह्यूमन राइट इशू की तरह देखना चाहिए। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में बोल दिया था। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, पिछले कुछ समय से जो LGBTQI कम्युनिटी है ना, इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, जैसे मार्जिनलाइजेशन। पिछले कुछ समय पर इन्हें रेसिज्म और ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। क्या होता है कि अगर एजुकेशन के मामले में काफ़ी पीछे रह गया, एजुकेशन में यहाँ पर इनको सपोर्ट नहीं किया गया, मेडिकल केयर में यहाँ पर इनको बेसिक सर्विसेज नहीं दी जाती हैं, तो बेसिकली यहाँ पर इस चक्कर में इन लोगों के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इवन यहाँ पर आप देखोगे कि जो फैमिली रिएक्शन है LGBT चिल्ड्रन के ऊपर, ये बहुत गंदा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है इसका, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो जो फैमिली है उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो बच्चा है वो LGBTQ की कम्युनिटी के अंदर में है, तो बेसिकली यहाँ पर उस बच्चे को रिजेक्ट कर देना, उसको त्याग देना, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डालता है, उसको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता। तीसरा यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप देखोगे काफ़ी सारी जो LGBTQ के पीपल आपको देखने को मिलेंगे, जो लोग हैं ना, इनकी सुनवाई, जो खासकर आप शहर में देखोगे, इनकी सुनवाई तो हो जाती है, अलग अलग ये अपनी प्रॉब्लम्स को मेंशन कर देते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लेकिन गांव के अंदर जो लोग हैं ना, ये अपने आप को एक्सपोज भी नहीं कर पाते हैं, अपने आप को ये लेकर नहीं आ पाते, क्योंकि गाँव के अंदर इतनी ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी है भी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम है कि बहुत सारे जो LGBTQ कम्युनिटी है, यहाँ पर इनके पास में प्रॉपरली घर नहीं है, वो प्रॉब्लम्स को यहाँ पर ये लोग फेस कर रहे हैं, और जो सिस्टम है वो यहाँ पर इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, इनके पास में कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है ना, कोई भी यहाँ पर इनके पास में जॉब्स नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये लोग पिछले लंबे समय से फेस कर रहे हैं। अब राइटर मेंशन करती है हमें करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए कि हमें सोसाइटी के अंदर इन लोगों के प्रति जो एटीट्यूड है ना, उसको बदलना चाहिए, ठीक है ना। टीवी मूवीज़ हो गई, है ना, टीवी के माध्यम से कई सारे जो सीरियल और बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर मूवीज़ हो गई, उनके माध्यम से हमें इनके बारे में लोगों को बताना चाहिए, जैसे बधाई हो, शुभ मंगल, है ना। फिर उसके बाद में इस प्रकार की कई सारी मूवीज़ आ गई जिन्होंने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर जो LGBTQ कम्युनिटी है वो प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं सोसाइटी के इस नेगेटिव थॉट्स की वजह से, तो उसको यहाँ पे बदलने की आवश्यकता है। प्लस यहाँ पर इनको इक्वली ट्रीट किया जाए, जैसे बाकी सारे लोग वैसे इक्वली ट्रीटमेंट इनको मिलना चाहिए, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर इन लोगों के लिए हेल्प करेंगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है कि एग्जैक्टली क्या क्या सिचुएशन आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये डीक्रिमिनलाइजेशन को लेकर आर्टिकल 377 क्या बोलता है मैंने आपको बता दिया। नवतेज सिंह वाला जो केस है 2018 का, ये हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर मामला हो जाता है हमारा पूरी तरह से समाप्त। नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ आते हैं। अगला जो एडिटोरियल है ये बात करता है बैड टू वॉर्स। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, बैड टू वॉर्स क्या है, ये बात करते हैं इजराइल के बारे में। तो इजराइल के अंदर में जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ये बेसिकली वापस से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और छठी बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो बोला यह जा रहा है कि नेतन्याहू वापस से प्राइम मिनिस्टर बनकर आए हैं इजराइल में, लेकिन इससे कहीं ना कहीं इजराइल के अंदर हालात जो है और ख़राब हो सकते हैं। क्यों ख़राब हो सकते हैं, देखो इजराइल के अंदर जो नेतन्याहू है ये लिकुड पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये वापस से भी प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर बनने के पीछे हालात ख़राब इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये ना फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त रहते हैं। अब फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ सख्त रहने से मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक मैप पर लेकर चलता हूँ।
देखो पहले हम समझते हैं कि आखिरकार इजराइल मैप में है कहाँ पर। तो ये आपको हमारा महान भारत देखने को मिलेगा। इंडिया के कंपैरिजन में आपको इजराइल यहाँ पर मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसको इस प्रकार से जूम करके देखें तो ये रहा बेसिकली इजराइल। ठीक है, अब इजराइल के आसपास कौन कौन से देश हैं? ऊपर लेबनान हो गया, इधर सीरिया हो गया, इधर जॉर्डन हो गया और इधर हो गया इजिप्ट। ठीक है, और इधर यहाँ पर हो गया मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ पर इजराइल के बीच में आपको वेस्ट बैंक देखने को मिलेगा जहाँ पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग फिलिस्तीन के नाम से भी जानते हैं। और इधर ये गाज़ा पट्टी, यहाँ पर भी पैलेस्टीनियंस रहते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पर इजराइल की लोकेशन देख ली है। अब आपको मैं इजराइल का थोड़ा सा यहाँ पर बेसिकली इतिहास बताता हूँ। उस इतिहास के बेसिस पर आप यहाँ पे सारी चीज़ों को समझ पाओगे। ये जो मैप आप लोगों ने देखा है ना, ये वाला मैप, ठीक है ना, ये इजराइल आज के समय पर आप देखोगे जो पूरा येलो कलर का है, पूरा का पूरा इजराइल नज़र आ रहा है। ठीक है, वेस्ट बैंक बस खाली यहाँ पर है, यहाँ पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं। पैलेस्टीन बस खाली इतने इतने हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन आज से कई साल पहले, लगभग 1946 में, ये बेसिकली जो इजराइल जो आज आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा पैलेस्तीन हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर ज्यूज़ बहुत कम हुआ करते थे। जो ये सफ़ेद कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पर केवल और केवल ज्यूज़ रहा करते थे, क्योंकि इजराइल के अंदर आपको ज्यूइश कम्युनिटी देखने को मिलती है। तो ये पूरा का पूरा पैलेस्तीन का हुआ करता था, पैलेस्टीनियंस यहाँ पे रहा करते थे। लेकिन 1946 से 1947 में यूएन प्लान के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन प्लान के हिसाब से ज्यूज़ को एक लैंड दे दिया गया। क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में कई सारे ज्यूज़ को मार दिया गया था, बहुत सारे ज्यूज़ को यहाँ पर मारा गया था। तो काफ़ी सारे जो ज्यूज़ जो हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे थे। और फिर बेसिकली ये पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में, अंग्रेज़ों के अंडर में आया करता था ये पूरा का पूरा एरिया। तो उसके बेसिस पर यूएन के अंदर प्लान आया। यूएन प्लान के हिसाब से जो एरिया ये बांट दिया गया, कुछ हिस्सा इजराइल को मिल गया, कुछ हिस्सा पैलेस्तीन को मिल गया। ठीक है ना, मतलब पैलेस्टीनियंस को ये हिस्सा दे दिया गया। बाकी जो ज्यूज़ हैं, जो कि जिनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा था, वो सब यहाँ पर पहुँच रहे थे, तो उनके लिए यहाँ पर यह लैंड दे दिया गया कि आप इस लैंड पर रहो। ठीक है, तो इजराइल को ये लैंड मिल गया। लेकिन अब इनके बीच में इतनी लड़ाइयाँ हुई, कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, इतनी लड़ाइयाँ होती रहीं और इस लड़ाई में इजराइल जीतता रहा। तो 1947 के बाद में आप देखोगे 1966-7 के आसपास आप देखोगे तो ये इजराइल बढ़कर इतना बड़ा एरिया बन गया। तो इसने एरियाज़ को, काफ़ी सारे एरिया को कब्जा लिया। देन 2010 में आप देखोगे इजराइल ने ये सारा का सारा एरिया कब्जा लिया। अब जो ये छोटा छोटा हरा हरा आपको दिख रहा है ना, यही बेसिकली वेस्ट बैंक कहलाता है, अभी जो हमने डिस्कस किया था, है ना। और ये जो छोटा छोटा हरा हरा आपको दिख रहा है, ये वेस्ट बैंक है। और यहीं पे बेसिकली जो पैलेस्टीनियंस है वो रहते हैं। ठीक है, एक समय ऐसा था कि कई सारा एरिया कब्जा लिया था यहाँ पर इजराइल ने, बट धीरे धीरे यहाँ पर जो है इजराइल ने ये एरिया दे भी दिया इन लोगों को। गाज़ा पट्टी को, यानी कि जो ये वाला रीजन दिख रहा है ना गाज़ा पट्टी, इसको कई बार कब्जाया वापस दिया, कई बार कब्जाया वापस दिया। तो इस प्रकार के इशू भी यहाँ पर देखने को मिले। कई बार इनके बीच में वॉर होती रही, इजराइल पैलेस्टीन आपने कॉन्फ्लिक्ट देखा होगा। ये तो मैंने आपको एक छोटे से शब्दों में बता दिया है। वैसे इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा है, 2 घंटे का वीडियो बनेगा अगर इस पर बनाना चाहें तो। ठीक है, तो बट यहाँ पर एक छोटे शब्दों में समझने के लिए काफ़ी है कि इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इजराइल के जो ज्यूज़ हैं वो यहाँ पे लगातार कब्जा करते चले गए और पैलेस्टीन यहाँ पे कम हो गया, इजराइल बिखर कर बड़ा हो गया। तो अब यही कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दोनों के बीच में रहता है। ठीक है ना, तो अब जो इजराइल की सरकार है ना, किसकी, यानी जो अभी नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये बेसिकली पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट में है। इनका मानना यह है कि हम क्या करेंगे, जो ज्यूज़ का सेटलमेंट है, ये ज्यूज़ को जो ये हरे हरे एरियाज़ है ना, इसमें और ज़्यादा बढ़ा देंगे। ज्यूज़ का सेटलमेंट इन एरियाज़ के अंदर और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाएगा और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इजराइल को लेकर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। एक सेकंड रुक जाओ यार, माइक गिर गया। इजराइल को लेकर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। लग जा भाई, एक सेकंड रुक जाओ यार। हाँ, तो बात क्लियर हुई, आगे आते हैं। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है और ऐसा भी इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि आप हालात देखो। हालात यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है इतामेर बेन गेवर बेसिकली यहाँ पर एक फार राइट पॉलिटिशियन है, जिनको बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि अपराधी घोषित किया गया था। किस चीज़ के लिए? जूइश टेरर के लिंक्स के लिए। इनको यहाँ पर आप देखोगे कि इजराइल की पुलिस फोर्स में रखा गया है। फिर उसके बाद एक और व्यक्ति हैं बेजालेल स्मोट्रिक। तो ऐसे कई सारे आपको व्यक्ति देखने को मिलेंगे जो कि पूरी तरह से जो पैलेस्तीन है इसके खिलाफ देखने को मिलेंगे। ये सारे व्यक्ति चाहते हैं कि जो ज्यूज़ हैं इनका सेटलमेंट और ज़्यादा बढ़े, जो अभी छोटे छोटे और हरे वाले एरियाज़ बचे हैं यहाँ पर भी ज्यूज़ फैलें, ये लोग हैं। और ये सभी लोग यहाँ पर इस पार्टी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इवन यहाँ पर नेतन्याहू की वजह से हालात इजराइल में इसलिए भी ख़राब होने वाले हैं क्योंकि नेतन्याहू के साथ साथ जो बाकी सारे मेंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं LGBT पोजीशन के खिलाफ हैं, है ना, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, जिसके बारे में अभी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो इन कम्युनिटीज़ के काफ़ी खिलाफ यहाँ पर ये लोग रहते हैं, तो इनको सपोर्ट यहाँ पे करेंगे नहीं। तो इस वजह से भी यहाँ पर आप देख पाओगे हालात जो है इजराइल में थोड़े से और ज़्यादा टिपिकल होने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया।
तो देखेंगे आने वाले समय पर वैसे क्या होगा। तो अभी नए प्राइम मिनिस्टर आए तो हालात क्या हो जाएंगे उसको लेकर यहाँ पर ये पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर मेंशन किया गया है। तो पैलेस्तीन की बात मैंने आपको बता ही दी है कि हाँ पैलेस्तीन में थोड़े और इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी वो पैलेस्तीन को लेकर ज़्यादा सॉफ्ट थी, ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी। बट अभी के समय पर आप देखोगे बेंजामिन नेतन्याहू जो है ना, ये हमेशा से ही पैलेस्तीन को लेकर काफ़ी सख्त रहे हैं। और इवन मैंने आपको बताया कि छठी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो काफ़ी कुछ इन्हें पता ही है ऑलरेडी। और इनके जो रिलेशनशिप है वो पैलेस्तीन के साथ में लगातार ख़राब हैं। तो देखते हैं अब किस प्रकार का शिफ्ट देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये बेसिकली हमने थोड़ा सा इसराइल के बारे में डिस्कशन कर लिया है। बाकी इंडिया इसराइल के रिलेशंस की बात करेंगे तो वो मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूंगा। मैं आपको इंडिया और इसराइल के रिलेशंस को लेकर प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। लाया तो आज ही था, लेकिन यहाँ पर उसको कवर नहीं कर पाऊंगा। देखो ये एडिटोरियल के अंदर थोड़ा समय लग गया है, वीडियो ऑलरेडी 1 घंटा 10 मिनट का हो गया है, तो मैं अब इसको आगे ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं। कुछ आर्टिकल्स और हैं, जैसे ये वाला आर्टिकल है हमारा, इसमें ज़्यादा कोई काम की चीज़ है नहीं। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे, उनका कहना यहाँ पर यह है कि जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं ना, यानी कि जो भी हमारे न्यायालय हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, आने वाला जो 15 अगस्त होने वाला है उस इंडिपेंडेंस डे से पहले पहले यहाँ पर जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको निपटाना होगा। इस प्रकार की बात यहाँ पर हमारे सीजीआई ने मेंशन करी है। तो कई सारे पेंडिंग केसेस आपको देखने को मिलेंगे हमारे देश में। लगभग कुछ ऐसे 14 लाख केसेस जो कि डिले चल रहे हैं, कुछ केसेस जो कि लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ बड़े केस हैं, कुछ छोटे केस हैं। उन केस को यहाँ पर निपटाना होगा इंडिपेंडेंस डे से पहले। इस प्रकार का यहाँ पर एक टारगेट सेट करके चला जा रहा है 2023 के अंदर में। तो ये बेसिकली यहाँ पर सीजीआई की साइड से स्टेटमेंट निकल कर आया है। तो अगेन यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ने वाली बात नहीं है, ध्यान रखने वाली बात नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। एक पर्टिकुलर आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंडिया सऊदी अरेबिया के बारे में डिस्कशन करता है। फिर उसके बाद में हमारे पास में इस पूरे के पूरे मतलब न्यूज़पेपर में एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला। तो 2 आर्टिकल हैं, एक तो ये वाला आर्टिकल हो गया, ठीक है ना, फिर एक आर्टिकल यहाँ पर ये वाला हो गया इंडिया सऊदी अरेबिया को लेकर। तो ऑलरेडी आज का वीडियो 1 घंटा 10 मिनट का हो गया है, समय यार काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे, 8:43 हो गया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को मैं थोड़ी जल्दी अपलोड कर दूँ। इस वजह से ये जो 2 आर्टिकल हैं आपके साथ मैं कल डिस्कस करूँगा। कल 1 जनवरी 2023 से नए साल में एंट्री हो जाएगी। और आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना, मेरे ऊपर छोड़ दो, ये आर्टिकल कहीं से मत कवर करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें कवर करनी है। आप लोग देखोगे मैं कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी लेकर आया हूँ और इस वाले आर्टिकल में भी लेकर आया हूँ। तो मेरा लिए थोड़ा सा वेट करो और कल का वेट करो, कल वाले वीडियो में, क्योंकि कल संडे भी है, कल संडे में एडिटोरियल आता ही नहीं है, तो हमारा वहाँ पर पोर्शन खाली हो जाएगा। तो संडे का वीडियो छोटा रहता है, इस वजह से ये 2 आर्टिकल मैं कल इंक्लूड कर दूंगा, कल वाले वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया यार, इसी वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। न्यूज़पेपर यार थोड़ा सा लेट आता है, इस चक्कर में कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं। 2 आर्टिकल रह जा रहे हैं आपके, 2 आर्टिकल छोटे छोटे, लेकिन उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बड़ी है, तो वो मैं कल डिस्कस करूँगा। प्लीज़ आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कर लेना। बाकी आज का न्यूज़पेपर आपने समाप्त कर लिया है। आज एडिटोरियल थोड़े काम के थे, उसको हमने थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया है। बाकी आप लोगों से कल नए साल पर मुलाकात होगी, और साथ ही साथ में हमारा जो इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो है वो भी टाइम टू टाइम आएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय पर इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो भी रुक गया था यार। ये क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये था कि भैया सुप्रीम कोर्ट के पास में सेंटर और स्टेट के बीच के जो डिस्प्यूट्स है उनको हटाने की, उनको रिजॉल्व करने की जो पावर है वो कौन से ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत यहाँ पर सेंटर और स्टेट्स के अंदर में जो डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में आ जाती है। ठीक है, बाकी यार यहाँ पे 2 आर्टिकल मैं कल डिस्कस करूँगा, फिर से बोल रहा हूँ, और आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को यार सपोर्ट करना। और ऐसा नहीं होता कि मैं आर्टिकल स्किप कर देता हूँ। कल जो है, कल संडे है, कल आर्टिकल कम आएंगे, तो कल हम उसका डिस्कशन कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।